हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ PYQ क्वेश्चन को भी यहां पर आपको कराने वाला हूं। यह वीडियो SST पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। यहां पर आपको बताना क्या है? नहीं वाला बताना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जबकि 3 यहां पर जो दिए गए हैं वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक यहां पर नहीं है, उसी को आपको यहां पर बताना है। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण जो है ये किसी भी प्रकार का कोई भी ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जबकि कल्पक्कम भी है, तारापुर भी है और नरोरा भी है। चलिए एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं कल्पक्कम, ये कल्पक्कम कहां का परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है? ये है तमिलनाडु का। कहां का? ये है तमिलनाडु का। तारापुर कहां का है? ये है महाराष्ट्र का। और नरोरा कहां का है? ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना। ये केंद्र भी महत्वपूर्ण है, आपकी NCERT पुस्तक में बताया गया है, शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको यहां पर सारी चीजें बता दी। ठीक है ना। नहीं वाला पूछा था, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोखरण हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। आपको यहां पर क्या बताना है? ऐसा कौन सा देश है, ठीक है ना, जहां पर स्थानांतरी कृषि यानी कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, उस देश का नाम आपको यहां पर बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा मैक्सिको। ठीक है ना। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में झूमिंग कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए ध्यानपूर्वक इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं किसकी? स्थानांतरित कृषि की, ठीक है ना, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। भारत में इस कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूमिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? झूमिंग के नाम से भारत में स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात यहां पर करूं किसकी? मलेशिया की। मलेशिया में इसको क्या बोलते हैं? मलेशिया में इसको बोलते हैं लादांग। क्या बोलते हैं? मलेशिया में इसको लादांग बोलते हैं और इंडोनेशिया में भी इसको लादांग बोलते हैं। ठीक ना। लादांग कहां पर बोलते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया, इन 2 देशों में इस कृषि को क्या बोला जाता है? लादांग बोला जाता है। ये चीज अपने दिमाग में सेव कर लेना। मलेशिया में क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया में भी इसी कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मैक्सिको की मैं बात करूं, मैक्सिको मैंने आपको बता दिया, मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। वहीं ब्राजील की मैं बात कर लूं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो रोका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रोका के नाम से यहां पर जानते हैं। एक बार और इसको आप सुन लीजिएगा। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं। ठीक है ना। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। ठीक है ना, लादांग बोलते हैं। वहीं मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। वहीं दोस्तों ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। ये सारी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, मिलान वाले भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए मैंने आपको राइट आंसर यहां पर बता ही दिया, मैक्सिको यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ऐसी कृषि जिसमें वन या जंगल को काटकर जला दिया जाता है, वहीं पर खेती की जाती है, बाद में वो खेती बंजर हो जाती है, उस खेती को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरी भूमि पर जाकर के वहां के वन जंगल को काटकर जलाया जाता है। ठीक है ना। ये 5 वर्ष के अंतराल पर बार बार खेती की जाती है, वही आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। इसका दूसरा नाम है कर्तन दहन। कर्तन और दहन कृषि के नाम से इसी को जानते हैं। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। ठीक है ना। काटने और जलाने वाली कृषि को ही स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, जो कि जगह बदल बदल कर की जाती है। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। एक तरफ आपके आंदोलन है और वहां पर संगठन है। ठीक है ना। इनके आपको क्या करने? मिलान करने हैं।
ब्रह्मो समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, एक या दो आपको यहाँ पर आने चाहिए। जैसे आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है ना। तो यहाँ पर सी का किसके साथ जाएगा? सी का जाएगा पहले के साथ। सी का पहला किस में है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड विकल्प में है, इसलिए सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मो समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। वहीं अलीगढ़ आंदोलन की मैं बात करूं, सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीयों राज्यों के ऊपर है। इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यावहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपसे पूछा क्या है? अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति। अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता नीति थी, उनका दावा था, कंपनी का दावा था कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, भारतीय राज्यों के ऊपर उनकी सर्वोच्चता सर्वोच्च है। तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं साम्राज्य का अधिग्रहण करने की, यदि किसी शासक का पुत्र नहीं है तो क्या है? वो एक विलय नीति थी। ठीक है ना। वो एक प्रकार सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसमें 21 सोल्व पेपर दिए गए हैं वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक के। यह बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली बुक है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक की खासियत है कि इसमें सभी वर्षों के पेपर आपके शामिल किए गए हैं। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर शामिल किया गया है, सामाजिक अध्ययन को भी शामिल किया गया है और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे? केवल ए सही होगा और बी गलत होगा। ए गलत और बी सही। चलिए बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं पांडुलिपियों और अभिलेखों के बारे में, जो प्राचीन काल की जो पांडुलिपियां हैं वो दोस्तों प्रायः ताड़पत्र और भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल हुआ करती थी उस पर ही ये लिखी जाती थी। ये तो बात बिल्कुल सही है। ये भुर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, ठीक है ना। अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर, जैसे कोई कठोर पत्थर है या कठोर धातु है, जैसे सिक्के होते हैं, ठीक है ना, उन पर क्या होता है, उन पर सतहों पर ये उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख। यानी कि कोई सिक्का है उस पर अशोक का चित्र बना दिया गया है, कोई पत्थर की धातु है बहुत कठोर है उसमें कोई लेख लिख दिया गया है, किसी की आकृति को दर्शा दिया गया है, वही अभिलेख कहलाता है। अभिलेख जो होते हैं ये धातुओं पर भी खुदे होते हैं, पत्थर की सतहों पर भी ये लिखे होते हैं या खुदे होते हैं या उत्कीर्णित होते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों कथन बिल्कुल कैसे दिए गए? सही दिए गए हैं। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पहले ही वाला हो जाएगा। ठीक है ना। नागरिक अधिकार जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका मेन मकसद था
जो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार होने चाहिए और जाति विभेद की समाप्ति की उन्होंने मांग की थी। ये वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर बताया गया है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। यानी कि जो दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की बात यहाँ पर कही जा रही है। उस दौरान उन शासकों की कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज थी, ठीक है ना, प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, आपको बताना है। फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फारसी, ठीक है ना, फारसी उन लोगों की भाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है पटवारी, जिसको लेखपाल भी कहते हैं, के द्वारा दिए गए कार्यों विषयों में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में? लेखपाल के बारे में। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर क्या आपके ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई सही है या कोई गलत है, आपको बता देना है। चलिए आपको बताते हैं। जो लेखपाल होता है, जो पटवारी होता है, उसका मेन काम जो होता है, मेन जो उसका वर्क होता है, वो होता है एक गांव हो या उसके पास कई गांव के समूह हो सकते हैं, वहाँ की जो भूमि होती है, भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है और जो समय समय पर फसलें उगाई जाती हैं उनकी जानकारी वो किसको देता है? सरकार तक जानकारियों को पहुंचा देता है, ठीक है ना। गांव की जो भूमि है उनसे संबंधित जितने भी लेखा जोखा होते हैं वो पटवारी के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या मंगल पांडे को? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, ठीक है ना। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया था। उसके बाद में इनको किस पर लटका दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया था मंगल पांडे जी को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, या लद्दाख में कौन सा ग्रंथ प्रचलित है जो कि लद्दाख में गाया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर सागा। केसर सागा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को, एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्या अलग करता है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सूफी संत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर आपको बताना क्या खानकाह क्या होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है ना, यानी कि पिछली वीडियो में ही आपको बताया था खानकाह का अर्थ क्या होता है। कई बार आपको खानकाह मिलेगा, कहीं आपको ईदगाह मिलेगा, कहीं आपको दरगाह भी मिल सकता है। ये तीनों शब्द सूफीवादियों से रिलेटेड हैं, उन्हीं के धर्मों से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म से मान सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इनको आपको यहाँ पर बताना, ये तीनों चीज़ों का मकसद क्या है, मतलब क्या होता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलान वाले भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको खानकाह के बारे में बता देता हूँ। जो सूफी संत होते हैं ना, सूफी महात्मा लोग, ठीक है ना, जो इस्लाम को मानने वाले होते हैं, खानकाह का मतलब होता है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, जहाँ पर ये लोग प्रवचन अपने देते हैं, प्रवचन देते हैं, सुनने वाले बैठते हैं, यानी कि ये जो बैठकों का आयोजन करते हैं, ठीक है ना, बैठकों का आयोजन करते हैं, वही क्या कहलाता है? खानकाह कहलाता है। एक प्रकार का ये निवास स्थान होता है। क्या होता है? निवास स्थल को ही क्या बोला जाता है? खानकाह बोला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। मैंने आपको बताया था ईदगाह के बारे में। ईदगाह क्या होता है? ये एक प्रार्थना स्थल होता है। क्या होता है? ये एक प्रार्थना वाले स्थल को ईदगाह के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं दरगाह जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, उसको जहां पर गाड़ दिया जाता है मिट्टी के अंदर, यानी कि दफना दिया जाता है, वही दरगाह कहलाती है। मकबरा भी इसी को कह सकते हो, ठीक है ना, मकबरा।
ये आपका होता है दरगाह, ईदगाह और खानका। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में लिखी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में लिखी थी। जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ये कन्नौज का राजा था। इसका जो दरबारी लेखक या कवि था, दरबारी, ठीक है ना, इसका नाम क्या था? हर्ष नहीं था, इसका नाम क्या था? बाणभट्ट था, ठीक है ना। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित लिखी। बाणभट्ट ने किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में कुल 3 पिटक होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक होते हैं। एक होता है सुत्त पिटक, एक होता है विनय पिटक जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और एक होता है, कौन सा होता है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक करके कुछ होता है, ठीक है, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा है, जो एजुकेशन है बुद्ध के, ठीक है ना, बुद्ध की शिक्षा सुत्त पिटक में। विनय पिटक में नियम कायदे कानून है जो बौद्ध संघ से संबंधित हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, व्याख्याएं बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 वाला आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था प्रदक्षिणापथ, मंडप, ग्राम भोज का, गर्भगृह। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंडप, ठीक है ना। जो आपके दक्षिण भारत में क्या हुआ करता था, जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उसको मंडप बोला करते थे। मंडप किस चीज को बोलते थे? एक प्रकार का हॉल होता था जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो सकते थे, एक साथ बैठ सकते थे, ठीक है ना। वो आपका मंडप कहलाता था। क्या कहलाता था? मंडप कहलाता था। प्रदक्षिणा पथ क्या है? मंदिर के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो पथ होता है वही क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, ठीक है ना। ग्राम भोजक ये उत्तर भारत में एक प्रमुख व्यक्ति था। इसके पास जमीनें ज्यादा थी, इसके पास नौकर भी था, ये कर वसूल भी करता था, कभी कभी ये पुलिस का भी कार्य करता था। कौन? ग्राम भोजक। गर्भगृह क्या होता है? जहां पर मंदिरों में भगवान की प्रतिमा रखी जाती है, यानी कि जहां पर मूर्ति रखी जाती है वही गर्भगृह कहलाती है, ठीक है ना। ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। मंडप यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? मध्य भाग से, जो कि कहाँ से गुजरा हो? भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरा हो, ठीक है ना। आर्कटिक वृत्त ये तो आपके बहुत ऊपर ध्रुवों पर होता है। भूमध्य रेखा ये नहीं होगा, मकर रेखा ये भी नहीं होगा, जबकि कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। ब्राह्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिकतर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के सबसे पहले अभिलेख किस व्यक्ति ने पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था, उसने अशोक के सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था, ठीक है ना। और इनके अभिलेख में क्या लिखा था? एकदम सुंदर मुखारती वाले राजा का नाम यानी कि अशोक लिखा था, ठीक है ना। अशोक लिखा था सभी अभिलेखों में, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ खरोष्ठी लिपि में भी इनके अभिलेख पाए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी को भू आव के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जीवन दायिनी पृथ्वी को आखिर भू आव के नाम से क्यों जानते हैं? सबसे पहले इस चीज को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं, जिससे कि आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। ये रही अपनी पृथ्वी। क्या है? ये रही अपनी पृथ्वी। जो इसके ये ध्रुव है, ये नीचे वाले जो ध्रुव हैं इसके, ठीक है ना, ये वाले, ये कैसे हैं ध्रुव? ये जो ध्रुव हैं ये चपटे हैं। कैसे हैं ये ध्रुव? कैसे हैं? चपटे हैं, ठीक है ना, चपटे हुए हैं।
और जो ये बीच वाला भाग है पृथ्वी का, ये बीच वाला भाग ये कैसा है, ये उभरा हुआ है। यानी कि उभरा हुआ का मतलब होता है ऊपर बीच में से थोड़ा बाहर, उसका बाहर का भाग निकला हुआ हो, उसी को बोलते हैं उभरा हुआ भाग। और ये ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। ध्रुव का मतलब जहां पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना, जहां पर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और बीच में ये पृथ्वी कैसी है, उभरी हुई है, इसी कारण इसको भूभाग कहते हैं। मात्र इसके दो ही कारण हैं, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है भू आभ कहने में। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, ये तो बात तो यहाँ पर सही है, 2/3 जल से ढकी हुई है, परंतु भूभाग इसलिए नहीं कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, ये भी बात सही है, परंतु भूभाग के रूप में वर्णित नहीं कर सकते हैं। बातें तो यहाँ पर सभी जो पृथ्वी के बारे में बताई गई हैं वो सभी तो सही हैं, परंतु भूभाग का कारण आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये ध्रुवों के पास चपटी होती हैं, बीच में उभरी होती हैं, इसीलिए पृथ्वी को जियोइड यानी कि भूभाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पिछले वर्षों में पूछा गया है और इसी वर्ष के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि विविधता में एकता का मुहावरा या नारा किसने दिया है, तो पंडित चाचा नेहरू ने दिया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, यहां पर अगला प्रश्न है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। सैयद अहमद, जियाउद्दीन वर्नी, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली। तो यहां पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कौन सी महिला थी जिसने दोस्तों कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज अली। ठीक है ना, मुमताज अली यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन वर्नी ने फिरोज शाही पुस्तक की रचना करी, किसकी, फिरोज शाही पुस्तक की रचना किसने करी, जियाउद्दीन वर्नी ने करी। रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है ना, रुकैया सखावत हुसैन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सुल्ताना का स्वप्न कहानी, कौन सी पुस्तक, सुल्ताना का स्वप्न कहानी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो है रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है ना, इतनी बात आप अपने भेजे में सेव कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न कहता है कि कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने आपको कई बार इसका आंसर आपको बताया है, ठीक है ना। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, जो कि कन्नौज को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। वो 3 राजवंश कौन से थे, ठीक है ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको राइट आंसर बताना है। एक कानून 2005 में पारित किया गया था। यदि कोई पत्नी है, पत्नी का यदि पति एक्सपायर यानी कि उसकी मौत हो जाती है, तब उसकी जमीन या संपत्ति पर हिस्सा किसका होगा, उस पत्नी को भी हिस्सा मिलेगा। पत्नी के जितने भी पुत्र होंगे उनका भी होगा, और जितनी भी पुत्रियां होंगी उनको भी हिस्सा यहां पर मिलने वाला है। ठीक है ना, पत्नी पुत्र पुत्रियों, पत्नी को भी मिलेगा, पुत्री या पुत्रियों को, बहनों को नहीं मिलेगा, ये गलत है। पुत्र पुत्रियों, पुत्रों तथा भाई, ये गलत है। पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्रियों को। यहां पर आपका तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले किसके चारों ओर पाए जाते हैं आपको बताना है। शनि बृहस्पति यूरेनस, शनि शुक्र मंगल, शनि नेपच्यून मंगल, शनि शुक्र नेपच्यून। यहां पर करेक्ट आंसर होगा शनि,
बृहस्पति और यूरेनस, इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप। तो किससे ये बनी होती है आपको बता देना है, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपर होती है उसको परपटी बोलते हैं, ऊपर वाली को परपटी बोलते हैं, बीच वाली को क्या बोलते हैं? बीच वाली को मेंटल बोलते हैं, और सबसे जो नीचे होती है उसको बोलते हैं क्रोड। ये 3 परतें होती हैं। परपटी को सियाल भी बोलते हैं, ठीक है ना, सियाल भी बोलते हैं। वहीं मेंटल को सीमा बोलते हैं, इसे महासागरीय परपटी के नाम से भी जानते हैं। क्रोड को निफे बोलते हैं, क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आंतरिक परत की बात कही गई, यानी कि क्रोड, क्रोड में क्या पाया जाता है? निफे। क्रोड को निफे के नाम से भी जानते हैं। निकेल एंड फेरस, Ni का मतलब निकेल, Fe का मतलब फेरस, फेरस का मतलब लोहा। तो निकिल और लोहा करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी आपको आंतरिक परत बोलेगा, कभी दूसरी परत यानी कि मेंटल के बारे में बोलेगा, कभी आपसे परपटी वाला पूछेगा कि किस खनिज से बनी होती है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे परपटी की अगर आपसे बात कर ले, जो कि ऊपरी परत होती है जिसको सियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, Al का मतलब होगा एलुमिना, ठीक है ना। जैसे सिलिका, एलुमिना, ये किसकी बात है? ये यहाँ पर परपटी की बात कही गई है। वहीं मैं बात करूं मेंटल परत की, जो कि दूसरे नंबर की परत होती है, इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। और इसको महासागरीय परपटी के नाम से भी जानते हैं। सीमा, इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, Ma का मतलब मैग्नीशियम। ये सारी जानकारी आपको अपने दिमाग में सेव कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछ लिए ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी सबसे पहले समझो, जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हो। किसके अंश? जीवों के अंश हों, ठीक है ना, वही जीवाश्मी ईंधन होता है। जैसे पेट्रोलियम है, इसमें जीवों के अंश होते हैं, सही बात है। प्राकृतिक गैस में नहीं होते हैं, जलाऊ लकड़ी में नहीं होते हैं, कोयले में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है? प्राकृतिक गैस में भी होते हैं। क्वेश्चन में है आपके मिस्टेक, इंग्लिश में लिखा इज नॉट, हिंदी में है, हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं माना जाता है, ठीक है ना, नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं इनका निर्माण होने में लाखों वर्षों का टाइम लगता है, लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है। जैसे जब अपनी पृथ्वी पर उथल फुथल होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। दबने, जो दबे हुए जीव जंतु हैं, जब उन पर ताप दाब पड़ता है तो वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज में बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर समझा जीवाश्मी ईंधन का कैसे क्या निर्माण होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई दी। पेट्रोलियम जो होता है इसमें जीवाश्मी ईंधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस, इसमें भी जीवाश्मी ईंधन है। कोयला भी जीवाश्मी ईंधन है। खनिज तेल भी जीवाश्मी ईंधन है। जलाऊ लकड़ी, ये तो आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, इसमें कोई जीवों के अंश नहीं होते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3rd वाला हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं कर लीजिएगा, नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इज नॉट दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर 3rd विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन हैशियोग्राफी संबंधित है, हैगियोग्राफी संबंधित है, आपसे पूछा है हैगियोग्राफी। ये एक प्रकार से होती क्या है? ये संत के जीवनी लेखन से रिलेटेड है, ठीक है ना, संत के जीवनी लेखन से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? किसके बारे में? अहोम। अहोम एक प्रकार की एक जनजाति है, जो कि ये बांग्लादेश यानी कि जो बर्मा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ से ये आपकी भारत में आई है, वहाँ से भारत में आई है। यहाँ पर है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित है, जिन्हें पाइक कहा जाता है। पाइक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? खेल बोलते हैं।
पाइक नहीं बोलते मेरे भाई, इसको खेल बोलते हैं। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत का मतलब एकदम गरीब है, एकदम नीची क्षमता वाला है, वही होता है परिष्कृत समाज है, यानी कि एकदम गंदगी वाला समाज है कह सकते हो एक हिंदी भाषा में। कैसा है? एक परिष्कृत समाज है। ये तो बात बिल्कुल सही कही गई है। भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। करेक्ट। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार का मतलब ये मजदूरी करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे नहीं इज नॉट नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला पहला वाला आपका हो जाएगा। कुलों में विभाजित किया गया, जिन्हें पाइक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेल के नाम से जानते हैं, इसलिए गलत है। गलत आपको बताना, इसलिए राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज मेनली कॉन्फाइंड टू उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तराखंड में मुख्य तौर पर कौन सी जनजातियों समूह जो हैं वो यहाँ पर हैं? गोंड, माला, इरुलर, भील, भोटिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया। भोटिया जनजाति मुख्य तौर पर उत्तराखंड में ही इनका समूह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, जहाँ पर धूप ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, यहीं वाले जो आपके जंगल या वन होते हैं या जो घास के स्थान होते हैं वही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या स्थल कहलाते हैं। जैसे सवाना की मैं बात करूं, ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? सवाना अफ्रीका में है। स्टेपी डाउन्स पंपास। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर उष्णकटिबंधीय स्थल की बात कही गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सवाना, ठीक है ना। सवाना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? साइज, आकार, सिंबल, प्रतीक, डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन, दिशा। आपको पता होगा कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं? प्रमुख 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 घटक होते हैं। आकार यानी कि साइज मानचित्र का कोई भी घटक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पहला वाला गलत आंसर होगा। आपसे नहीं वाला पूछा है, इसलिए पहला वाला गलत राइट आंसर माना जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिबा फूले। ये जितने व्यक्ति हैं, घासीदास हैं, नारायण गुरु हैं, हरिदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, इनसे हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आपको सारी जानकारियाँ यहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की, ठीक है ना। किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। इन्होंने कब की? 1873 में की। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी? 1873 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। यह जो पुस्तक है ये अमेरिकी दास प्रथा के पहले में समर्पित की गई थी, यानी कि उसी से संबंधित है, ठीक है ना। और इन्होंने एक कथन भी कहा था कि जो हम लोग भारत में लोग रहते हैं इन पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था। जो आर्य थे, आर्य भारत के मूल नहीं थे, आर्यों ने भारत पर कब्जा कर लिया और हम लोगों को गुलाम बना लिया, ठीक है ना, गुलाम बना लिया। तो ये किसका कथन है? तो ये ज्योतिबा फूले का कथन है कि भारत के मुख्य भूभाग पर आर्यों ने कब्जा कर लिया और हम भारतीय लोगों को इन्होंने गुलाम कर बना लिया। ये किसने कहा है? ये ज्योतिबा फूले ने कहा है। घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत की है मध्य भारत में। इन्होंने दोस्तों ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो चमड़ा बनाने का काम करते थे। चमड़ा बनाने वाले लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और आंदोलन की शुरुआत करी, सतनामी आंदोलन। इन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चमड़े में काम किया, ठीक है ना, घासीदास ने। और नारायण गुरु ने एक नारा दिया था, एक धर्म, है ना, ये आपके दक्षिण भारत से थे। एक धर्म होगा, एक ईश्वर, एक धर्म, एक ईश्वर, एक भाषा, ठीक है ना, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। एक जाति यहाँ पर होगा, एक जाति, एक ईश्वर, एक, ये वाला इन्होंने नारा दिया था। किसने? नारायण
गुरु ने दिया था। ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक बार से अधिक बार में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारियां यहाँ पर बता दी। ये हरिदास हैं, इतना महत्वपूर्ण हरिदास से नहीं पूछा जाता, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और घासीदास ये मध्य भारत छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। वहीं नारायण गुरु ये आंध्र प्रदेश यानी कि ये दक्षिण भारत से रिलेटेड हैं, तमिलनाडु वाले साइड से। वहीं ज्योतिबा फूले ये महाराष्ट्र के पुणे से संबंधित हैं, है ना। ये सारी जानकारियां महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दी। वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अभी कर दो और वीडियो में कमेंट भी कर देना। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।